और आपने ये डिलिमिटेशन की बात भी की है, मुझे लगता है शायद अपने किसी इशू के ऊपर कहीं ना कहीं। मैं यहाँ दो बातें कहूंगा। मैं सहमत भी हूं आपसे, और यानी ये जो बातें आ रही है डर अमूलक नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक जैसा रहेगा नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन दो चीजें और हैं जो सोचने वाली हैं। कभी भी कोई भी मुद्दा ऐसा होता है, जैसे कि संसद में ही सांसद जो हैं, छोटे से उदाहरण के तौर पे कहूं कि सांसदों की सैलरी बढ़ने की जब बात आती है तो पूरी पार्लियामेंट एक हो जाती है। वहां कोई नहीं कहता कि नहीं, हमें और सैलरी की और जरूरत नहीं है, अभी तो ये प्रॉब्लम है, वहां कोई विरोधिता होती नहीं है। तो मैं फिर यहां कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, या संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है मानसिकता को समझने के लिए, बहुत मेहनत की है चीजों को कैसे संभाला जाए, इस पे वो वर्क करते रहते हैं। और मैं बड़ा असहायता से या कभी कभी सोचूं तो निराशा से ये देखता हूं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं, एक आध सबकी बात नहीं कर रहा, एक्टिव भी हैं कुछ, लेकिन इनके अंदर कोई दूरगामी या दूरदर्शी प्लान का अभाव बड़ा दिखता है। एकता आपका का मतलब ये है ना, सीधा साधा कह सकते हैं कि चरित्रहीनता चारों ओर है, हर आदमी बिकने को तैयार है, एक टैग लगा के घूम रहा है इंडिया में। इंडिया हाँ, में लोगों को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है आसानी से। वी आर सेलेबल कमोडिटी इन इंडिया सर। ह्यूमन बींग्स आर हाँ। सेलेबल कमोडिटी इन इंडिया सर। अभी अभी सवेरे मैंने देखा, कहीं पोस्ट कोई देखी कि डीएमके तैयार है एनडीए को समर्थन करने के लिए डिलिमिटेशन के मामले में। पर अभी तो कुछ महीने पहले तक तो डीएमके कहती थी हम अपनी जान दे देंगे लेकिन डिलिमिटेशन नहीं करवाने देंगे। हाँ, तो वो सत्ता चली गई ना वहां से, समय के अनुसार बदल गए। अब दूसरी बात मैं कहूंगा, यहाँ जिंदगी में, जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है। किसी दार्शनिक ने प्रश्न पूछा था कि कोई ऐसी बात कहो कि जिसमें सुख और दुख दोनों छुपा हो। तो उत्तर देने वाले ने कहा था, या किसी दार्शनिक से पूछा था किसी ने, तो उत्तर देने वाले ने कहा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ मूवेबल है, परिवर्तनशील है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि 800 सीटें हो जाएंगी, डिलिमिटेशन हो जाएगा तो आजीवन एक तरफ ही वोट पड़ता रहेगा। ये संभव नहीं होगा। हाँ, 20-30 साल का एक टेन्योर हो सकता है कि खिंच जाए, लेकिन इंसान का अपना स्वभाव भी परिवर्तनशील है। उसको पेट भर अगर भोजन मिलता रहे, घी मिलता रहे, पूड़ी मिलती रहे, खीर मिलती रहे, तो भी वो पलट देता है, क्योंकि वो उससे भी बोर हो जाता है। किसी व्यक्ति को अगर खीर खिलाई जाए सुबह से शाम तक 4 वक्त, तो वो भाग जाएगा उस जगह को छोड़कर। तो ये मानवीय चरित्र है कि वो किसी भी चीज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त करता नहीं है। बाकी सत्ता की ताकत, राजा की ताकत, प्रशासन की ताकत बड़ी बात है, लेकिन ये भी सत्य है कि विरोध का कारक शनि और क्रांति का कारक राहु, ये दो ग्रह भी 9 ग्रहों के बीच में ही हैं। और क्रांतियां इतिहास ने देखी हैं बहुत बड़ी बड़ी, और एक वक्त के बाद वो होती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो इंसानी स्वभाव का सिक्के का दूसरा पहलू है। तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं इन चीजों को लेकर। क्या कर सकते हैं, चिंतित होके भी क्या करें? प्रेशर बढ़ाएं अपना, कोलेस्ट्रॉल शुगर बढ़ा लें, क्योंकि हम जिस पे भरोसा करते हैं, जिसकी तरफ देखते हैं। आज देखिए बंगाल में किस तरह के, मैं मुद्दे से इतर बोल रहा हूं, बंगाल में किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता रोज जाके वो ऋतव्रत वाली पार्टी में चले जा रहे हैं, या एक एनसीपीआई पता नहीं कौन सी पार्टी थी उसमें चले जा रहे हैं। तो भाई, तुमको वोट दिया था जनता ने, जो सोचकर तुम उसके विपरीत काम कर रहे हो और उस पद पे बैठे भी हुए हो, तो क्या जवाबदेही सिर्फ जनता की है? मैं छोटे छोटे लीडरों को भी देखता हूं, एमपी एमएलए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। साधारण फरियादी को, साधारण जनता को, सिर्फ साधारण ही नहीं, 10-20-50 लाख, करोड़ 2 करोड़ वाले व्यक्ति को भी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते ये लोग। इन्हीं के वोट से जीत के आते हैं और फिर डिसीजन अपने मन से लेते हैं। मैं तो समझता हूं सर, कानून बनना चाहिए। आप पार्टी बदलना चाहते हैं तो कानून बनना चाहिए कि आप इस्तीफा दीजिए उससे, क्योंकि आप लाखों लोगों के मत के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते।
आपको लाखों लोगों ने जिन्होंने मत दिया था, जिस वजह से आप उसके साथ विश्वासघात करके चले जाते हैं दूसरी तरफ, और वो वोटर ठगे रह जाते हैं कि अब वो किधर जाए। जैसे कानून बन जाना चाहिए इसके लिए। ये लगातार ऐसे चलता नहीं रहेगा, और बन जाएगा किसी दिन, कोई ना कोई बना देगा, क्योंकि इसी तरह कानून बनते हैं। पहला सजा का कानून इसीलिए बना होगा कि किसी साधारण व्यक्ति ने कोई अपराध किया होगा। कानूनों में संशोधन इसी वजह से होता रहता है, तो होगा इसके लिए भी कभी ना कभी। सर, तो इसका मतलब मोदी जी तो फिर 2047 तक पीएम बने रहेंगे सर। इसका मतलब फिर तो ये तो गद्दी छोड़ने वाले हैं नहीं, इनके तो आसार भी नजर नहीं आते दूर दूर तक। ये तो वही परिपाटी है कि जिसे क्या कहते हैं कि भागवत साहब कहते हैं ना कि वहाँ जो सरसंघ चालक होते हैं वो जीवन पर्यंत रहते हैं, अपनी मृत्यु तक रहते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है मृत्यु तक होता है। वैसे मोदी जी ने लगता है बात की होगी पुतिन से और जिनपिंग ने, आजकल वो 150 साल तक जीने के नुस्खे ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली वो उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि 150 साल कैसे जिया जाए। हो सकता है इसी ग्रुप के मोदी जी भी एक मेंबर हो, बोल ना रहे ऊपर से, लेकिन अंदर से पता किया होगा। लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक इनका निकलने का चांस तो मुझे नजर नहीं आता है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, लगता है ये तो सितारों को भी कंट्रोल कर लेंगे सर, उसको भी खरीद लेंगे सर। ये तो बृहस्पति को भी खरीद लेंगे, शनि को भी खरीद लेंगे, सूर्य को भी खरीद लेंगे, चंद्रमा को भी खरीद लेंगे सर। सिद्धांत जी, मोदी जी 2047 तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी जी 2047 तक हो सकता है राष्ट्रपति रहे भारतवर्ष के, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, ये राजनीतिक बात और है। जीवित, इसका मतलब जीवित तो रहेंगे ना, ये तो पक्की बात है ना। नहीं जिए वो, हर व्यक्ति अच्छा अच्छा। शतायु, हर व्यक्ति शतायु हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद ही दिया जाता है। रहे जीवित, स्वस्थ रहे। लेकिन एक ही गुजारिश है, थोड़ी थोड़ी भलाई भी करे हमारी, थोड़ा अच्छा। जनता को भी थोड़ा आशीर्वाद दे। जनता तो आशीर्वाद भर भर के दे ही रही है। 2014 में इतना आशीर्वाद उनको दिया कि आज वो इतने मजबूत हो चुके। राष्ट्रपति बनेंगे सर वो, ये मेरा फलादेश है। मैंने 1 साल पहले कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेंगे। बाकी अगले मानसून सत्र में बहुत कुछ क्लियर होगा। अगले 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल हैं भी, और कई लोग यहाँ प्रश्न कर सकते हैं फिर आप फलादेश क्या कर रहे हैं। भाई मैं जिस तरह कहता हूं कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पहिए हैं। कर्म के बिना भाग्य में जो है नहीं मिलेगा, और भाग्य के बिना, यानी भाग्य में अगर जो नहीं है वो भी कर्म के बिना नहीं मिलेगा, कर्म करके भी नहीं मिलेगा। यानी थोड़ा बहुत मिल सकता है। यहां शनि की महत्ता आ जाती है कि कर्म का फल आपको मिलता है। आप मेहनत करेंगे तो अपने खाने पीने लायक जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन अपना प्राइवेट याट नहीं खरीद सकते, प्राइवेट जेट नहीं खरीद सकते आप, लेकिन खा पी के रहेंगे। मेहनत शनि वही करवाता है आपसे। तो क्रियामान कर्म जो चल रहे होते हैं उसके साथ साथ ज्योतिष का फलादेश भी उसके साथ ही होता है। कल मैंने एक छोटी सी एक लाइन की पोस्ट की थी। अभी मैं जो प्रोग्राम मैंने आगे बोलने वाला हूं भारतवर्ष के ऊपर, उसमें भी ये बात आ जाएगी। इस वक्त एक ही बार करते हैं, चलिए। जी, भारतवर्ष की आपने बात करी तो बता ही दीजिए सर फिर। ये एक तो भारत में बढ़ता हुआ धर्म का पाखंड, मतलब नसों के अंदर पाखंड नहीं है सर, ये जहर है सर। हम तालिबान बन गए एक्चुअली। ये धर्म जो होता है ना, इंसान को तालिबान बनाता है, अलकायदा बनाता है सर। धर्म इंसान के अंदर एक आतंकवादी पैदा करता है। आज जो हम देख रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशंस हैं, जिस ढंग के आतंकवादी ग्रुप हैं वहां पर, धर्म के नाम पे आए थे ना सारे के सारे। तालिबान धर्म के नाम पर आया ना सर, कि प्योर इस्लामिक राज होगा। अलकायदा धर्म के नाम पर आया ना सर। तो धर्म और पाखंड, ये सर तालिबान की स्थापना कर सकते हैं सर, ये अलकायदा की स्थापना कर सकते हैं। और थोड़े दिन बाद ये जो भारत के अंदर जो धर्म का पाखंड है जिन दक्षिणपंथी दलों के द्वारा है, ये भी शायद उसी कंडीशन में आ जाएंगे। मैं आपको, क्योंकि अभी हाथ में भाले, त्रिशूल, तलवारें हैं, कल को इन्हीं हाथों में AK-47 भी होगी। ये तो ग्रेजुएशन है सर, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप इतने आक्रामक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास ये रहता है कि अब राज भी मेरा ही होगा। तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, या बढ़ता हुआ जो एक्सट्रीमिज्म है, आतंकवाद है या उग्रवाद है,
वो हिंदुओं में आ चुका है, एक बहुत बड़े वर्ग में आ चुका है। मैं बताऊं, कोई ये कहे कि चंद लोग हैं, नहीं, सब चंद तो अब हम रह गए हैं। चंद तो अब हम रह गए हैं जो थोड़े बहुत सेंसिबल वॉइसेस हैं, जो सेकुलर वॉइसेस हैं, बाकी सब तो आ, अंदर चले गए सर। अब इस टाइम वो तो उस उग्र सोच के अंदर परिवर्तित हो गया सर। इसके ऊपर जरूर जानकारी चाहूंगा सर। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं किसी धर्म, संप्रदाय, संत, संस्था या व्यक्ति की आलोचना नहीं करने जा रहा। मेरा उद्देश्य सिर्फ भारत की स्वतंत्रता की कुंडली के आधार पर ज्योतिषीय संकेतों को आपके सामने रखना है। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ग्रहों की जो स्थिति है उसकी व्याख्या करूंगा। देखिए, भारतवर्ष जो है विश्व की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र माना जाता है। कितना है नहीं, ये उस तर्क में नहीं जाना चाहता। कई लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि आयातित है, ये है, वो बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि हमारी जो धरती है आध्यात्मिक परंपराओं की केंद्र रही है, और ये वो धरती है जहां वेदों की रचना हुई, उपनिषदों का ज्ञान विकसित हुआ, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जैसे महापुरुषों ने मानवता को मार्ग दिखाया। इसलिए जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि इतनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत वाले देश में धर्म के नाम पर इतना पाखंड, अंधविश्वास और दिखावा क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक भी है और गंभीर भी है। सबसे पहले सर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, दर्शकों को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। धर्म और पाखंड दोनों अलग अलग विषय है। धर्म मनुष्य को सत्य, करुणा, या सिंपल लाइन में हमेशा ये कहता हूं कि करुणा ही धर्म है मेरी नजर में, संयम और आत्मचिंतन की ओर लेके जाता है। जबकि पाखंड धर्म के बाहरी स्वरूप का उपयोग करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। आस्था के स्थान पर प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण हो जाए, जब ज्ञान की अपेक्षा चमत्कारों का प्रचार बढ़ने लगे, जैसे हमारे हम पेशा में हमारे ज्योतिषी भी लगातार चमत्कारों को नमस्कार है और चमत्कारों का दावा करते रहते हैं, ये भी उसी अंश में पड़ता है। और जब श्रद्धा के स्थान पर भय का वातावरण बनने लगे, तो समाज में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि धर्म का मूल स्वरूप कमजोर तो नहीं पड़ रहा। भारतवर्ष की स्वतंत्रता की जो कुंडली है उसको अगर हम ध्यान से देखें, प्लैनेटरी पोजीशन को अगर समझें, तो वृष लग्न और कर्क राशि के आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले धर्म के स्थान नवम भाव पर दृष्टि दीजिए, क्योंकि नवम भाव जो है धर्म का भाव होता है। नवम भाव को धर्म, गुरु, आस्था, सदाचार, आध्यात्मिक परंपरा का भाव माना जाता है। भारतवर्ष की कुंडली में नवम भाव में मकर राशि है। मकर राशि जो है पाप राशि है, यानी नकारात्मक राशि है। शनि लॉर्ड है इनका, और इनका स्वामी शनि तीसरे भाव में चंद्रमा के साथ स्थित है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जनता के मन और सामूहिक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। और जब चंद्रमा शनि जैसे ग्रह के प्रभाव में आता है, पाप ग्रह के प्रभाव में आता है, तो मन में गंभीरता, भय, असुरक्षा, परंपराओं को कठोर रूप से पकड़कर रखने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है, या दे रही है।